अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज है अडयाला में एक दफ़ा फिर से मुलाकात का दिन। ऐसा दिन जो कि मुलाकात के लिए मुख्तस तो किया गया था अदालत की जानिब से, लेकिन कभी इस दिन मुलाकात हुई नहीं, होती नहीं है। तो थर्सडे को ये कहा गया था अदालत की जानिब से कि रुफ़का और जो सियासी लीडर्स हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इसके ऊपर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। तो थर्सडे है जी, इस सिलसिले में एक लिस्ट भेज दी गई है। सुहेल आफरीदी साहब एक दफ़ा फिर अडयाला का रुख करेंगे। इससे पहले उन्होंने काफ़ी कोशिश की है बातचीत करने की और मुलाकात करने के लिए। जितने भी आइनी क़ानूनी ऑप्शन हो सकते थे वो भी उन्होंने आजमाने की कोशिश की। कौमी असम्बली में भी उनकी एक हंगामा खेज़ एंट्री हुई और वहाँ पर वो क्या लेने चले गए, बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान से रात गए महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, कुछ पीटीआई के लोग भी, इन लोगों की मुलाकात हुई। और ये क्यों आए यहाँ पर और क्या इसका मकसद था, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। इसके साथ साथ जी एक और जो खबर आएगी वो इस हवाले से है कि मज़ीद जो 27वीं तरमीम के बारे में ख़यालात, क़यास आराइयाँ, चहमगोइयाँ, ख़बरें हैं, उसके बारे में आपको मज़ीद भी बताएंगे। और फिर एक और जो गिरफ्तारी है वो हुई है और एक होने भी जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात शुरू करते हैं जी सुहेल आफरीदी से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो कि आज एक दफ़ा फिर अडयाला जेल का रुख करेंगे और इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में जो एक लिस्ट भेजी जाती है उसमें उनका नाम भी तहरीर है और इसके साथ साथ उनकी कैबिनेट के 2-3 और वज़रा हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ एक पंजाब से एमपी हैं, उनका नाम भी लिखा हुआ है। देखना ये कि किसकी मुलाकात होती है या नहीं होती। इम्कान तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो नज़र नहीं आ रहा कि मुलाकात हो, और इस वक्त ऐसा कोई माहौल भी नहीं है कि कोई मुलाकात करने दी जाए। कुछ सहाफ़ी ये क्लेम ज़रूर कर रहे हैं कि हो सकता है आज मुलाकात हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। वजह यह है कि अगर ये मुलाकात होने ही दी जानी होती तो फिर ये समातें बंद करने का, ये तमाम एक आइसोलेशन में उन्हें रखने का कोई मकसद ही ना होता, फिर तो मकसद ही फौत हो जाता। तो ये सब तो किया इसलिए गया कि फ़िलहाल जब तक आइनी तरमीम नहीं हो जाती इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद रहें। तो इस वजह से ये कुछ जो इन्होंने अपने अरेंजमेंट्स करने हैं, तरमीम करनी है, कोई नोटिफिकेशन आने हैं, कोई तैनातियाँ होनी हैं, ये सब कर करा के उसके बाद इनका प्लान होगा कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात हो तो हो। अब इसलिए मुझे तो इम्कान कम नज़र आता है, लेकिन बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब जाएंगे ज़रूर। और इस अडयाला की तरफ रुख करने से पहले उन्होंने कुछ अहम स्टेप्स भी लिए और बुध वाले दिन वो अचानक से कौमी असम्बली पहुंच गए। कौमी असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है वहाँ पर उन्होंने आके इजलास में शिरकत भी की। वहाँ सबसे उनकी मुलाकात भी हुई, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ और उसके साथ साथ थोड़ी सी उनकी मीडिया से भी गुफ्तगू हुई। मीडिया से इस गुफ्तगू में उन्होंने एक तो मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। तो उनसे जब एहतजाज के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं, क्या ये आइनी है या गैर आइनी है? तो जवाब आया कि जी आइनी है। तो उन्होंने कहा बस फिर हम करेंगे एहतजाज। फिर जब ये पूछा गया कि एक्सटेंशन के हवाले से आप क्या कहेंगे, जबकि एक्सटेंशन तो खुद इमरान खान साहब ने भी दी थी, तो उनका जवाब था कि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर मौक़िफ़ दिया है कि ये उनसे एक गलती सरजद हुई और अब वो समझते हैं कि इस गलती के इजाले का वक्त आ चुका है। यानी कि वो ये समझते हैं कि मज़ीद कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए और जो पहले भी एक्सटेंशन हुई वो गलत हुई, एक गलती थी। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब से ये भी पूछा गया कि जो तरमीम लाई जा रही है उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये एक नाजायज़ हुकूमत है जिसके पास टोटल कुल मिला के 27 सीटें हैं, उसके ऊपर ये आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, इनके पास तो जेन्युइन मैंडेट ही नहीं है। तो ये जो भी तरमीम करेंगे वो गैर आइनी ही होगी। और जहाँ तक ये बात हो रही है कि जी उसमें कोई 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है या कोई सूबाई हुकूमत के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा और इस पे हम कोई समझौता भी नहीं करेंगे। जो ऑपरेशन के हवाले से सवाल था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोई वो समझते हैं कि जंग या कोई फ़ौजी कार्रवाई किसी मसले का हल नहीं होती और इस सिलसिले में वो इसके ऊपर यही अपना मौक़िफ़ जो है वो दे चुके हैं कि हम समझते हैं कि एक प्रॉपर स्टेक होल्डर्स के लाहेमल के साथ जो है एक प्लानिंग के साथ इस मसले को एड्रेस किया जाना चाहिए। तो ये सारी उनकी जी गुफ्तगू थी और इस गुफ्तगू में बुनियादी तौर पर उन्होंने बड़े तरीके के साथ तमाम सवालों के जवाब देते हुए ये बता दिया है कि एहतजाज का जो ऑप्शन है ये अभी भी उनके ऊपर यानी
यानी आप कह लें कि ऑप्शन लिस्ट में है। लेकिन दूसरी तरफ जो फैसल वावडा साहब की गुफ्तगू सुने, वो अलल ऐलान तकरीबन हर प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि पीटीआई को फेंटा भी लगेगा, इसके ऊपर पाबंदी भी लगेगी और इसके ऊपर मज़ीद रगड़ा भी लगेगा। वैसे आपस की बात है कि पीटीआई के ऊपर क्या अभी बैन नहीं है? इस वक्त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से कोई जमात पार्लियामान में मौजूद है? क्या उसको जमात को कोई इलेक्शन सिंबल अलॉट किया हुआ है? क्या उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल करके उनके पार्टी स्ट्रक्चर को कबूल कर लिया गया है? क्या उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई हैं? क्या उनको किसी भी तरह की आज़ादी हासिल है कि वो कोई आम सियासी जमात की तरह किसी किस्म का कोई जलसा जुलूस कर सकते हैं या वो कोई अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं? तो जब ये सब नहीं है तो फिर कैसे कहा जाए कि पीटीआई के ऊपर कोई बैन नहीं है? हाँ, एक कागज़ का जो बैन है, नोटिफिकेशन, वो नहीं है, लेकिन अमलन तो आपने पीटीआई को मफलूज कर रखा है। ये जो तमाम लोग हैं इनको आप आज़ाद लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन के कागज़ों में, इनको आप किसी तरह भी एक पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं होते, उनको नाम नहीं देते, निशान नहीं देते, और फिर आप कहते हैं कि जी हम बैन कर देंगे। तो और आपने क्या बैन करना है? असल बात तो ये है कि पार्टी इमरान खान से जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये तमाम लोग इमरान खान के मेंबर्स के तौर पर जो है वो एक पहचान रखते हैं, शनाख्त रखते हैं कि ये खान के साथी हैं। बाकी आप नाम उसको कुछ भी दे दें, लेकिन सवाल फिर वही है कि आप बैन करके कौन सा ही तीर चला लेंगे? आपने पहले ही बैन कर रखा है जनाब। आपने कौन से उनको हुकूक दिए हुए सियासी जमात वाले जो आप उन्हें ये डरा रहे हैं कि जी हम आपको बैन कर देंगे? तो बहरहाल ये आप अपोजिशन लीडर उनके रहने नहीं देते, उनको आप नाअहल कर देते हैं। 10-10 साल की उनके लीडर्स को आपने सजाएं सुनाई हुई हैं, तो क्या ये मजाक आप कर रहे हैं? बहरहाल अब इस हवाले से देखते हैं कि इनकी क्या हिकमत अमली बनती है और एहतजाज के हवाले से क्या वाकई ये एक अपना कोई प्लान निकाल सकते हैं या नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में अभी मुझे कुछ तातुल नज़र आ रहा है। मुझे फ़ौरी ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई प्लान है एहतजाज का कोई बहुत बड़े पैमाने पर। लेट्स सी, आइंदा चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। बहरहाल आज एक और जो इन्होंने इम्पॉर्टेंट काम किया ये कि कौमी असम्बली में बाकायदा एक करारदाद भी पेश की गई पीटीआई की तरफ से, और इसमें सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने का मुतालबा जो है वो किया गया। सब ने इसके ऊपर दस्तखत भी किए और साथ साथ खड़े होकर ये स्पीकर से डिमांड की कि जी सुहेल आफरीदी साहब मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनको उनके कायद से मिलने के लिए इजाज़त होनी चाहिए। तो ये एक और फॉर्मेलिटी है जो कि आइनी ऑप्शन हो सकता था, उन्होंने वो भी किया है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी करारदाद मंजूर कर चुकी है, इससे पहले अदालतें हुक्म दे चुकी हैं, इससे पहले अदालतों के थ्रू और फिर इंतज़ामी तौर पर जी चीफ मिनिस्टर को भी ख़त लिखा गया, वजारत दाखिला को भी ख़त लिखा गया, पर्सनली फ़ोन पे शहबाज शरीफ साहब को भी कहा गया, जिस पे उन्होंने कहा था कि मैं पूछ के बताता हूँ, फिर कभी उन्होंने दोबारा इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो वो कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन मुलाकात उनकी नहीं हुई। तो 5वीं दफ़ा आज फिर सुहेल आफरीदी साहब जाएंगे डयाला। लेट्स सी कि ये 5वीं अटैम्प्ट उनकी कामयाब होती है या नहीं, या फिर उन्हें भी वो कहते हैं ना जो सोमनाथ के मंदिर पे हमले हुए थे उनको भी कोई उतने ही हमले करने पड़े, उतनी दफ़ा ही जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या बनता है। बहरहाल जी इससे आगे बढ़ते हैं, और जो ये तरमीम की बात हो रही है उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। जो आर्टिकल 243 के हवाले से तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंजेस जो की जा रही हैं और कोई नायब लाए जा सकते हैं और मज़ीद जो पावर्स हैं वो फील्ड मार्शल को दी जा सकती हैं, तो ये सब चीज़ें तो हैं ही। जुडिशरी के हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं, और पता ये चल रहा है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है, और जो जुडिशल कमीशन बनाया गया था जिसके तहत ये तय किया गया था कि जी जजेस अपॉइंट किए जाएंगे जुडिशल कमीशन के तहत, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये पावर्स हैं कि वो जजेस को रिमूव कर सकती है। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखा जाए तो सीनियर जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी शामिल होते हैं। अब उनमें सीनियर जजेस में ना चाहते हुए भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी हैं। अब उन दोनों को कहाँ खपाएं वो समझ नहीं आती, हर जगह वो मौजूद होते हैं और उनसे बड़ी सख्त खार है। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि जनाब अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की या तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसकी जो तश्कील है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या ये इख्तियारात भी जुडिशल कमीशन को दे दिए जाएंगे, यानी जो हुकूमती अक्सरियत के साथ बनी हुई एक बॉडी है जो अपनी मर्ज़ी से जजेस को बीच में लगा रही है 26वीं तरमीम के बाद, वही बॉडी ये इख्तियार भी रखेगी कि वो जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सके, उन्हें रिमूव भी कर सके। तो ये एक दफ़ा फिर हुकूमत के पास एक और इंतज़ामी इख्तियार आ जाएगा कि जो पसंद नहीं है जज
اس को उठा के आप बाहर फेंक सकें, क्योंकि आपके पास जुडिशल कमीशन के अंदर एक अक्सरियत हासिल होगी। तो ये वाला काम साफ नज़र आ रहा है कि उन जजेस को जो नापसंद है उनको सिस्टम से बाहर करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, और ट्रांसफ़र का भी एक खदशा रहेगा उन्हें कि जी अगर पसंद नहीं आए आप तो आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जजेस की उखाड़ पिछाड़ अभी भी जारी है। तो ये वाला काम भी एक सुनने में आ रहा है। इसके अलावा कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो ये अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तकर्री भी हुकूमत जो है उसको भी अपने हाथ में रख लेगी, और उसमें भी जो अपोजिशन का किरदार है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये खबरें भी आ रही हैं। लेट्स सी अब इनमें से कौन सी बातें सही साबित होती हैं, कौन सी गलत साबित होती हैं, लेकिन ये बात तो कम से कम सबको नज़र आ रही है कि जो इसका एम है वो क्या है। और अभी अगर जो काम ये कर सकेंगे फौरी मेरा ख्याल है 243 तो ये फ़ौरन से कर लेंगे, और ये जजेस वाले काम भी ये फ़ौरन से कर लेंगे। अगर 18वीं तरमीम या NFC के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत बहस मुबाहिसा इन्हें लंबा चलता हुआ नज़र आया तो ये मुमकिन है कि उसके लिए फिर अलग से 28वीं तरमीम लेकर आएँ। असल में जो 2-3 काम है वो ये जल्दी से कर लेंगे, जिनको इन्होंने वैसे भी 20 तारीख के पहले अपॉइंट करना है, तो उस वजह से वो ये काम कर लेंगे। अब देखते हैं जी इसके ऊपर क्या होता है। अलबत्ता इस तरमीम के हवाले से एक खबर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट आई कि मौलाना फजल रहमान से महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की एक अहम मुलाकात हुई रात गए, और अक्सर कयास राय हो रही थी कि ये 27वीं तरमीम के हवाले से है। लेकिन जब ये लोग बाहर निकले हैं मुलाकात के बाद तो महमूद खान अचकज़ई साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मुलाकात जो थी एक डिनर की इनविटेशन थी, और हमने बस साथ बैठ के खाना खाया और खूब खाया है और बस हम जा रहे हैं। तो इस पे जब उनसे कहा गया कि भाई कुछ तो बात हुई होगी 27वीं तरमीम पे, तो उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर अगर कोई थोड़ी बात की भी है तो वो अपोजिशन लीडर के हवाले से है। आपको पता है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर जो है वो नामज़द किया है PTI ने, इमरान खान ने, लेकिन उनको बनने नहीं दिया जा रहा, उनका नोटिफिकेशन रोका हुआ है। और उसकी इन्होंने वजह जो डाली हुई है, एक बहाना है बेसिकली, और वो है कि जनाब उनके ऊपर जो उनकी तकारीर है उनके ऊपर कुछ एतराज़ात रहे हैं, तो उनका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मंगवा के उसका जायज़ा लिया जा रहा है, और भी 1-2 मामलात हैं जिसके बाद उनको क्लियर करके फिर उनको अपोजिशन लीडर नामज़द किया जाएगा। तो स्पीकर साहब ने जो है उनकी नामज़दगी को रोका हुआ है। अब सबको पता है कि उसके पीछे बेसिकली एक बदनीयती है, और महमूद खान अचकज़ई साहब का मामला भी वही है कि उनकी कबूलियत नहीं है, तो इस वजह से उनको चूँकि कबूल नहीं है वो कुछ हलकों को, तो लिहाजा उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया नहीं जा रहा। तो महमूद खान अचकज़ई साहब यहाँ पर जब मौलाना फजल रहमान साहब से मिले हैं तो उन्होंने इसके ऊपर उनकी हिमायत भी पूछी है, और मौलाना फजल रहमान साहब को वैसे ही ऑफ़र हुकूमती हलकों की तरफ से भी गई थी कि आप अपोजिशन लीडर अगर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो हम इस सिलसिले में कोई बात चलाते हैं, लेकिन मौलाना ने इसके ऊपर मना कर दिया था। तो अब क्या मौलाना उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए PTI का जो अपोजिशन लीडर है उसको सपोर्ट करेंगे, जो कि उनका नामज़द करदा लीडर है जबकि उनकी ही मेंबर्स ज़्यादा हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी। उसूलन तो उन्हें करना चाहिए, नहीं भी करेंगे तो वो बन ही जाएंगे, मतलब जो भी PTI नामज़द करेगी उन्हें ही बनना चाहिए क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब का कुछ पता नहीं चलता, और ये तो नहीं हो सकता कि इस मामले के ऊपर 27वीं तरमीम पे बिल्कुल बात ना हुई हो, लेकिन उन्होंने इसको अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया कि अगर कोई बात हुई है तो उस पर मौलाना का मौक़िफ़ है क्या। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसी के पास भी मुसव्विदा ही नहीं है। जब कभी मुसव्विदा सामने आए तो एग्जैक्टली पता हो कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या मतलब बन रहा है बात का, तो उसके हिसाब से फिर कोई डिस्कशन भी हो। अभी तो सारे जो हुकूमती वज़रा हैं ये भी बेचारे एंकर्स के हाथों जलील होते फिर रहे हैं टॉक शोज़ में। आप ज़रा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की जो आज हालत हुई है ना कामरान शाहिद साहब के टॉक शो में, वो देख लें कि जो फैसल वावडा ने और कामरान शाहिद साहब ने मिलकर उनका जो तवा लगाया, जो उनकी क्लास ली है, जिस तरह उनको शर्मिंदा किया है। मतलब अगर कोई वाकई ऐसा शख्स होता कि जिसमें थोड़ी बहुत इज़्ज़त नफ्स बाकी होती तो वो वैसे ही शायद रिज़ाइन करके चला जाता है कि क्यों हमें ख्वार करने के लिए दूसरों के सामने जो है भेजा जाता है। लेकिन PMLN में तो इस वक्त वो है नहीं, क्योंकि जिस अंदाज से ये लोग बने हैं कि तारिक फजल चौधरी साहब तो खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये कौन सा जेन्युइनली इलेक्शन जीते हुए हैं। तो इस तरह हर दूसरे बंदे की इनकी कहानी है, तो इसलिए ये अपनी मर्ज़ी के साथ शर्मिंदा भी हो रहे हैं, ख्वार भी हो रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ टॉक शोज़ में जाकर इनको जो है जो भी रुसवाई का सामना होता है ये बड़ी खुशी उसको जो है वो बर्दाश्त भी करते हैं, और उसके बाद अगले किसी टॉक शो में दोबारा पहुंच जाते हैं। तो ये इनका इस वक्त हाल हुआ है। पता आता इन्हें कुछ है नहीं, ना इनसे कोई पूछता है, ना इनकी कोई हैसियत है कि इनसे कोई पूछे कि हाँ भाई ये क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो ये सारे बस अंगूठा छाप हैं, अंगूठे लगाएंगे जाके, जिस तरह ने कहा जाएगा रोबोट्स हैं।
जो किसी भी जो हुक्म आता है मालिक का उसके ऊपर अमल करने के ऊपर मजबूर हैं और ये वो करेंगे, इसके अलावा इनकी कोई हैसियत तो है नहीं। तो इन्हें क्या पता कि क्यों की जा रही है तरमीम, क्या है तरमीम, किस लिए की जा रही है, आगे किस तरह चला जाएगा, तो कोई पता नहीं है इन्हें। तो ये तो इनकी हालत है। बहरहाल ये सारी मामले के बाद जो एक और अहम खबर है वो ये कि पीटीआई के एक अहम लीडर के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो सरेंडर करने जा रहे हैं, और वो आज सरेंडर कर सकते हैं या शायद एक दो दिनों में कर सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बात जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा के बारे में हो रही है। उन्होंने कुछ दिन पहले ये अनाउंस भी किया था कि वो बहुत जल्द सरेंडर करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने फ़िलहाल अभी सरेंडर किया नहीं है। लेकिन कुछ अरसे से वो रोपोश हैं जब से उन्हें सज़ा सुनाई हुई है, और उसके अलावा वैसे भी वो मतलब आपको इस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया से भी काफ़ी आउट नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हीं की बात हो रही है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर पीटीआई के रहनुमा कहा जा रहा है तो पीटीआई के तो वो नहीं है, उनकी तो अपनी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, लेकिन चूंकि वो उसके इत्तेहादी हैं तो उन्हें लोग पीटीआई ही कंसीडर कर रहे होते हैं। लेट्स सी आगे पीटीआई के लोगों को ये फैसला तो बहरहाल करना पड़ेगा कि उन्होंने सरेंडर करना है या नहीं, क्योंकि अगर वो सरेंडर करेंगे तो ही उन्हें आगे कोई उनकी जो मुअत्तलियाँ हैं, जो उनकी सज़ा की मुअत्तलियाँ हैं वो हो सकेंगी, या उनकी कोई नाअहली को वो चैलेंज कर सकेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रूपोश रहेंगे तो अदालत में उनकी गैर हाज़िरी में उन्हें कोई रिलीफ तो मिलने नहीं लगा। वैसे तो प्रेजेंट भी हों तो क्या रिलीफ मिल रहे हैं इनको सबको ही पता है, लेकिन बहरहाल उसमें फिर कोई चांस भी नहीं रहेगा। तीसरी तरफ आज एक और गिरफ्तारी भी हुई है जनाब अहमद जवाद साहब, जो वंस अपॉन अ टाइम पीटीआई के एक मेंबर भी थे। उसके बाद उन्होंने पीटीआई को खैरबाद कह दिया था। वैसे उससे भी पहले वो नेवी ऑफिसर थे बाय द वे, और नेवी से वो रिटायर हुए, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया, फिर पीटीआई से कुछ मामलात पर उनको एतराज़ हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के कैंप में चले गए, और बल्कि जो पीडीएम की शुरू में हुकूमत बनी थी इमरान खान साहब के रिमूवल के बाद, वो उस पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा भी बने, और वहाँ पर उन्होंने एक ओहदा भी लिया था, शायद कुछ उनके कोऑर्डिनेटर थे या कुछ इस टाइप का कोई उनका ओहदा था। लेकिन उसके बाद उनकी भी पॉलिसी से वो इत्तेफाक नहीं कर सके, और उन्हें पता चल गया कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई गई और जो उनके ख़िलाफ़ पूरा एक महाज बनाया गया था वो सब एक ढकोसला था, और बाद में जो उन्होंने आके किया वो तो उससे भी बुरी हालत की उन्होंने, और वो तमाम चीज़ें जो थी वो बाद में पता चला कि वो सिर्फ डील के लिए एक पूरा बबल बनाया गया था। तो उन्होंने उस पीडीएम इत्तेहाद को भी खुदाफिज कहा, और उसके बाद वो उनसे अलग हो गए। उसके बाद वो ना सिर्फ ये कि उनसे अलग हुए, बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाते रहे, और दोबारा पीटीआई की हिमायत में बहुत लिखते भी रहे सोशल मीडिया पर। अच्छा, ये जो अहमद जवाद साहब हैं इन्होंने बाकायदा अब दोबारा पीटीआई में कोई ज्वाइन नहीं की, कोई शमूलियत नहीं इख्तियार कर ली, लेकिन हाँ वो उसको फिर सोशल मीडिया वगैरह पर मुख्तलिफ अपने राइटअप्स में उनको सपोर्ट बहरहाल करते रहे। लेकिन इतनी तनकीद भी इस हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हुई, जिनका ये पार्ट रहे हैं उन्होंने उनको भी एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से जो है उठा के गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इमरान खान के ये साथी रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये लिखे, बोले, उनके साथ जाके पीडीएम में भी बैठ गए, लेकिन उनके खिलाफ कभी पीटीआई की हुकूमत ने कम से कम ये नहीं किया था कि गिरफ्तार कर लिया हो। इन्होंने इनके साथ काम भी किया हुआ है, लेकिन तनकीद जब इन्होंने शुरू की तो इनको उठा के गिरफ्तार कर लिया। ये हालात है, और ये साबिक नेवी ऑफिसर भी हैं, ये भी याद रखा जाए। तो बहरहाल लेट्स सी जी, केस तो इनके ऊपर पहले ही चल रहा था। खबर ये आई है कि कुछ ज़मानत उनकी ख़त्म हुई तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी डाली गई। बहरहाल ये गिरफ्तारियां और ये सब तो अब एक रूटीन मैटर लगता है पाकिस्तान में, और बहुत ही अफसोस की बात है कि इन चीज़ों को इतना रूटीन बना दिया गया है। एक और ख़बर ये भी है कि जी 37 सहाफ़ी अचानक से फ़ारिग कर दिए गए हैं, और ये बेसिकली नुक्ता जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल चैनल है, मलिक रियाज साहब का दुबई से बेसिकली ऑपरेट होता है, वहाँ पे इनका हेड ऑफिस है, और कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी जो है वो भी इसी से वाबस्ता हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो उनके मुख्तलिफ रिपोर्टर्स वगैरह थे और कुछ स्टाफ था, उनके कोई 37 के करीब लोगों को उन्होंने झटपट एक ही लम्हे में फ़ारिग कर दिया। तो इसके ऊपर काफ़ी लोग जो थे वो तनकीद भी कर रहे थे कि ये आजकल अजीब तमाशा है चैनल्स का और मुख्तलिफ आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कि पहले आप इकट्ठा कर लेते हैं लोगों को, फिर आप कहते हैं कि जी ये तो बोझ बन गए और इदारा चल नहीं रहा, और चलो जी फिर आप फ़ारिग कर देते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार होते हैं, और कोई ये नहीं सोच रहा होता कि इनके घर कैसे चलेंगे। आज अता तारड़ साहब ने ऐलान किया है कि जी इन 37 सहाफ़ियों को मैं 48 घंटे के अंदर जो है वो नौकरियां दूंगा। अब मेरे लिए ये वैसे तो इस लिहाज से उन लोगों के हिसाब से तो देखा जाए उनकी हद तक तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि अच्छा है भाई किसी का रोज़गार लगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
लेकिन मुझे ये बहुत हैरत हुई कि अच्छा बनने के लिए आप ये तो कर रहे हैं कि उनको आप नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन उनके बारे में आपका क्या ख्याल है जिनसे आपने नौकरियां छीनी हैं और उन्हें आपने घरों में बिठाया और उसकी एक विक्टिम तो आपके सामने तशरीफ़ फरमाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने, मैंने एक दिन आपको लिस्ट बना के मेरा ख्याल है पूरा बताया था, 30-35 के करीब लोग थे सहाफ़ी हजरात जिन्हें इस हुकूमत ने ऑफ एयर किया, नौकरियों से निकलवाया, और कुछ लोगों को तो फिर हद से ज़्यादा मतलब मुकदमात का सामना करना पड़ा, गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा, कुछ तो बेचारे जिला वतन हो गए, तो क्या कुछ उन लोगों ने झेला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इधर तो आप बड़े अच्छे बन रहे हैं कि जी मैं इन 37 सहाफ़ियों को जो है वो नौकरियां दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं आप बता रहे कि जिन लोगों को आपने खुद निकलवाया आपकी हुकूमत ने नौकरियों से, उनका घर कैसे चल रहा है, उनको नौकरियां आप कब देंगे, उनसे आप कब उनके जो रोज़गार छीनने का इजाला है वो कब किया जाएगा। तो ये भी अगर आप बता देते तो ज़रा उसूल पसंदी आपकी और वाज़े होती कि जनाब आप कितने उसूल पसंद हैं। लेकिन बहरहाल क्या कहा जा सकता है जी, ये वाली सूरत हाल तो एक ऐसी सूरत हाल है जो कि एक अनएंडिंग सिचुएशन में है और इसकी पता नहीं जाके किधर लिमिट होनी है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।